नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। NIA ने PFI पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। लगभग राज्यों में PFI ने पुलिस से 60 गांठ कर रखी थी, पैठ बना रखी थी अपनी, और वो तब भी कोई केंद्रीय एजेंसियां PFI पर जब छापा मारने के लिए पहुंचती थी तो पुलिस उनको इतला कर देती थी कि NIA ED का छापा पड़ने वाला है, आप सतर्क हो जाइए या भाग जाइए। पिछले दिनों देश के 17 जगह एक ही समय पे PFI पर छापा पड़ा ED का, और बहुत पुख्ता सबूत थे कि बहुत बड़े आतंकवादी को पकड़ने के लिए PFI के अंदर ये छापा पड़ा, और एक ही टाइम पर 17 जगहों पर छापा पड़ा। उसमें जो चीज़ जो सामने आई, जो चीज़ वहाँ पर पकड़ी गई, जो सीडीज वहाँ पे मिली, जो इतिहास, जो ग्रंथ वहाँ पे जो मिले, उन सब को देखकर ये पता चला कि PFI का 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना था। जब 2047 में भारत उस वक़्त आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होता, उस वक्त PFI की सोच के मुताबिक, उनकी प्लानिंग के मुताबिक उस वक्त भारत के 6 टुकड़े करने का इनका इरादा था, और भारत के 6 टुकड़े करके भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना करके शरिया कानून लागू करने का इनका जो इरादा था, वो NIA की रेड के बाद PFI का ये सपना वहीं पर टूट गया। केरल के अंदर पुलिसकर्मी, जितने पुलिसकर्मी PFI में जो मिले हैं केरल के अंदर, और जो पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी या निचले लेवल के जो पुलिसकर्मी हैं, वो जो भी PFI के लिए जो काम करते थे, उन सब के अकाउंट में PFI के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र किया गया, ये सबूत मिला है। और ये सबूत ट्रांसफ़र का उनके अकाउंटों में जो मिला है, उसकी एक लिस्ट बना करके केरल के DGP के हवाले की गई है, जिसकी जांच चल रही है। बाकी भी लगभग सभी राज्यों के अंदर PFI ने अपने सदस्य बना रखे हैं, जो PFI के लिए जो काम कर रहे हैं। PFI को जो मजबूत करने का जो काम कर रहे हैं, उन सभी PFI के उन सभी कार्यालयों के अंदर, कार्यालय जो जितने भी दफ्तर बनाए हुए हैं सभी राज्यों में, उनमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उनमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उनमें बम फोड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। एक तरफ तो आतंकवादी जो PFI के लोगों को बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, देश में विद्रोह करने की ट्रेनिंग दे रहा है, सर तन से जुदा करने वालों जैसे लोगों को PFI अपने संगठन में मिला करके उन सब लोगों से देशद्रोह के काम करवाने का काम PFI कर रही है। और इन सब चीज़ों के अंदर मदद कर रही है पुलिस। जिस पुलिस को
आतंकवादियों को पकड़ करके उनकी जांच करके जेल भेजना चाहिए, वही पीएफआई पैसे के दम पर, पैसे के लालच में पीएफआई को अलर्ट करती है और देश तोड़ने वालों के साथ मिलकर पुलिस काम कर रही है। और इसमें केरल में सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी, बड़े अधिकारी, जो एसएचओ रैंक के, जो थाने के जो एसएचओ होते हैं, वो भी केरल में पीएफआई में मिले हैं। और पीएफआई में पुलिस के सबसे ज़्यादा पुलिस वाले 873 पुलिसकर्मी अकेले केरल में मिले हैं जो पीएफआई के लिए काम करते थे, और जिनके अकाउंट में, उनके खातों में डायरेक्ट पीएफआई से फंडिंग होती थी, उनको पैसा दिया जाता था इसके बदले। अब ईडी और एनआईए इस चीज़ की जांच करने में लगी है, उन लोगों के अकाउंट की जांच करने में लगी है, उनकी संपत्तियों की जांच करने में पीएफआई और ईडी अभी लगी हुई है। क्योंकि जब भी किसी राज्य में केंद्रीय एजेंसियां जब छापा डालती हैं, रेड डालती हैं, तो वहाँ की लोकल पुलिस के बगैर ईडी या एनआईए कभी भी रेड नहीं डालती है, क्योंकि उनको सुरक्षा के लिए वहाँ की लोकल पुलिस की ज़रूरत होती है। और वो जहाँ भी जब जाते हैं रेड मारने के लिए, वहाँ की पुलिस को पहले ये इतला कर दिया जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे है, ये छापा पड़ेगा, आपकी पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और इस बार तो जब छापा पड़ा तो पुलिस को ये नहीं बताया गया कि आप यहाँ छापा पड़ेगा, पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सिर्फ इस बार के जो छापे पड़े हैं उनमें सिर्फ पुलिस को इतना बताया गया कि आप लोग थाने में रहिए, आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पुलिस है, पुलिस को हर चीज़ का पता होता है कि कौन इलाके में चोर है, कौन डाकू है, कौन लुटेरा है, कौन आतंकवादी है, कौन आतंकवादियों का साथ देने वाला, ये सब पुलिस को पता होता है अपने एरिया के बारे में। जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने तुरंत पीएफआई के दफ्तर में ये सूचना दी और पीएफआई वहाँ से अलर्ट हो गई। केरल में पीएफआई का मुख्यालय बना करके जो सबसे बड़ा काम होने जा रहा था वो था केरल से हिंदुओं को मार करके भगा देना। वहाँ पे हिंदू बहुत कम परसेंटेज में रह गए हैं, वहाँ कुछ हिंदू पलायन कर गए हैं, कुछ को मार दिया गया है, कुछ डर के मारे भाग गए वहाँ से। इनका ये इरादा था कि केरल पे कब्जा करके पीएफआई और कम्युनिस्ट पार्टियां उस पर राज्य करेंगे। और केरल अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, मोदी सरकार नहीं होती, तो बहुत जल्दी केरल भारत से कट चुका होता, अलग हो गया होता। जब भी केंद्रीय एजेंसियां छापा मारने की बातें करते हैं, छापा मारने की कोशिश करते हैं, तो पीएफआई संस्थाओं के द्वारा, एनजीओज के द्वारा, कुछ गुट के द्वारा या किसी और माध्यम से, महिला आयोग के द्वारा, मानवाधिकार आयोग के द्वारा, इन सब को मिलकर के केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करती है ताकि उन पर छापा ना डाले जाए। इस बार जो छापा जब डालने की जो तैयारी थी, जो छापा डाला गया था, इस बार पुलिस के भी किसी आला अधिकारियों को छोड़ के किसी को नहीं पता था कि पीएफआई पर 17 जगह पर एक ही टाइम पर छापा पड़ने वाला है। जो लोग एनआईए के जो छापा डालने गए थे, उनमें भी ज़्यादातर लोगों को, एक मुख्य अधिकारियों को छोड़ करके, उनमें भी ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि हम किसको पकड़ने जा रहे हैं, क्योंकि एक पुख्ता रिपोर्ट थी, पुख्ता सबूत थे कि पीएफआई के मेन मुख्यालय केरल के अंदर ये छापा पड़ा था। इसमें बहुत बड़े आतंकवादी को पीएफआई के दफ्तर से पकड़ना था और उसके पीएफआई के पास एक पुख्ता सबूत थे, पुख्ता जानकारी थी।
मगर जब वहाँ पहुँचे तो क्योंकि पुलिस ने इस सूचना को लीक कर दिया, और जैसे ही एनआईए की रेड पड़ी, और एनआईए की रेड तभी पड़ती जब कोई आतंकवादी मैटर होता है। जैसे एनआईए की रेड पड़ी वहाँ पे कोई भी नहीं मिला, क्योंकि पुलिस ने पहले ही सूचना को, खबर को लीक कर दिया और वो सब वहाँ से भाग खड़े हुए। मगर वहाँ से जो डॉक्यूमेंट मिला है, जो सीडी मिली है, उससे ये सब जानकारी मिली है कि 2047 तक पीएफआई का हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का और इस्लामिक राष्ट्र बना करके शरिया कानून लागू करने का इनका पूरा पूरा प्लान था। और इनके साथ बहुत काफ़ी सहयोगी संगठन थे जो बैन कर दिए गए हैं पिछले कुछ 5-7 दिन पहले केंद्र गृह मंत्रालय के द्वारा। इतनी बड़ी गद्दारी देश के साथ, वो लोग जो देश के रक्षक हैं वही देश के लिए भक्षक बने हुए, कुछ चंद पैसे के लिए, कुछ चंद लालच और अपने फायदे के लिए। जिस पुलिस को आतंकवादियों को पकड़ करके उनकी जांच करके जेल भेजना चाहिए, वही पुलिस उन आतंकवादियों को, आतंकवादी संगठनों को बचाने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस काम कर रही है। ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक और बहुत खतरे की बात है। अगर केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती तो भारत से केरल निश्चित तौर पर कट चुका होता, एक अलग से एक राज्य बना दिया जाता, जिस पर राज्य कम्युनिस्ट पार्टियां और पीएफआई का उन पर राज होता। और यहीं से 2047 के इस्लामीकरण राष्ट्र, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू होती। यही इनका बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ पीएफआई, बहुत बड़ी ताकत के साथ पीएफआई ये काम कर रही थी। और पीएफआई को ये मदद बाहर के देशों से मिल रही है, ये सब जानते हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था, जब तक पीएफआई को पीछे की जो सप्लाई है नोटों की, मदद की, संसाधनों की, जब तक वो नहीं काटी जाएगी, पीएफआई कितनी ही पीएफआई पर बैन कर लो, कितने ही लोगों को पकड़ लो, मुट्ठी भर लोगों को पकड़कर जेल भेजने से पीएफआई जैसे संगठनों का एंड नहीं हो सकता है। आज पीएफआई को बैन किया, पहले सीमी को बैन किया था, फिर सीमी ने दूसरा रूप लिया पीएफआई, अब पीएफआई को बैन किया, अभी पीएफआई की जगह कुछ और नाम रखकर फिर एक संस्था बन जाएगी। और ये काम इसी प्रकार से देश में देशद्रोह का काम और देश तोड़ने का काम चलता रहेगा। और इसमें देश के अंदर जो पुराने जो कानून है उनको भी बदलने की सख्त जरूरत है। काफ़ी दिनों से पूरा देश पुराने कानूनों को बदलने के लिए आवाज़ उठाता आ रहा है, मगर उस तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है, जब तक देश के अंदर ये इस प्रकार के जो पुराने कानून हैं अंग्रेज़ों के बनाए हुए, जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ इंडियन पिनल कोड है, पुलिस एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, जब तक इनको ख़त्म करके नया पिनल कोड नहीं बनाया जाएगा, जब तक ये इस प्रकार की संस्थाएं, इस प्रकार के तत्व, इस प्रकार के देशद्रोह के काम करने वाले, इस प्रकार के सर तन से जुदा करने के नारे देने वाले, ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही पनपते रहेंगे। एक को पकड़ोगे 4 पनप जाएंगे, 4 को पकड़ोगे 16 पैदा हो जाएंगे। इसका ये स्थायी समाधान नहीं है। पीएफआई जैसे और इस प्रकार के तत्वों को और इस प्रकार के देशद्रोही संगठनों को अगर इनका समाधान करना है तो इनकी जड़ पर कुल्हाड़ी मारनी पड़ेगी। इनकी पीछे से सप्लाई, जो मदद की सप्लाई है, उसको काटना पड़ेगा। और देश में पुराने कानूनों को बदलकर नए कानून बना करके सख्ती से इनके ऊपर, ये कानूनों को देश में इम्प्लीमेंट करके सख्ती से इन लोगों को
ये सज़ा देने का एक प्रावधान जब तक कानून में नहीं होगा, जब तक चाइना जैसा कानून देश में नहीं होगा, जब तक अमेरिका जैसा, स्विट्जरलैंड जैसा कानून जब तक देश में नहीं होगा, ये देशद्रोही तत्व है और ये देश विरोधी संगठन दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे, बनते रहेंगे, बैन होते रहेंगे, फिर बनते रहेंगे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले सकता। और इसलिए सरकार को सबसे पहले पुराने कानूनों को चेंज करके, जो काफ़ी सालों से पूरा भारत इन कानूनों को बदलने की जो मांग कर रहा है, इन कानूनों को जितना जल्दी हो सके इन कानूनों को बदल करके सख्त कानून बना करके इस प्रकार के संगठनों को और इस प्रकार के देशद्रोही तत्वों पर अंकुश लगाने का जब तक जल्दी से जल्दी काम नहीं होगा, जब तक ये लोग अपने मकसद में आगे ही बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का मकसद एक ही है, 2047 तक भारत को, जब भारत के 100 साल आज़ादी के हों, उस वक्त इस्लाम का झंडा भारत के अंदर फहरता हुआ दिखाई देना चाहिए, न कि केसरिया रंग का झंडा दिखाई देना चाहिए। ये इतने मजबूत मंसूबे के साथ में ये मुस्लिम संगठन और ये मुस्लिम कम्युनिटी और ये पड़ोसी चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे जो मुस्लिम कंट्रियां हैं, जो इनके मददगार हैं, और कुछ हिंदुस्तान में हिंदू विरोधी विचारधारा के चश्मा पहन करके जो बैठे हैं, जब तक ये सख्त कानून नहीं बनेंगे, जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली हैं। ये तो केंद्र में मोदी सरकार है, अगर आज मोदी सरकार नहीं होती तो आज केरल का क्या होता? आज केरल एक अलग राज्य बन गया होता, उस केरल का एक इस्लामीकरण हो गया होता और उस पर कम्युनिस्ट पार्टी और पीएफआई का कब्जा होता और उसी का राज चल रहा होता। और वहाँ से फिर ये इस्लामीकरण का जो षड्यंत्र है 2047 का, ये इनका मकसद पूरा हो गया होता। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके मैं केंद्र सरकार से यह अपील करता हूं कि इन पुराने कानूनों को बदलकर नए सख्त कानून इस प्रकार के तत्वों के लिए बना करके इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए, वरना ये दिन बहुत दूर नहीं है कि देश वाकई में हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन पाएगा, इस्लामिक राष्ट्र जरूर बन जाएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।